एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ वर्क एनर्जी पावर। सो क्लास को शुरू करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ क्लास शुरू करेंगे। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम खुद नहीं कर सकते। इसीलिए खुद पर भरोसा रखो और जो तुमने सोचा है उसे सच करने के लिए पूरी मेहनत करते जाओ। एक दिन वो चीज तुम्हें जरूर मिलेगी, तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। ओके, तो इसी थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन पे एंड किया था और बेसिक पार्ट बताया था, वर्क क्या होता है, वर्क से रिलेटेड जो हमने छोटे क्वेश्चंस थे वो सब किए थे। ठीक है, तो इस पार्ट में यहाँ से हम शुरू करेंगे कि वर्क डन ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। तो ये वाली जो बात है ना कि कांस्टेंट फोर्स, तो अभी मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर्स में ये बताया था कि हमने पिछले लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, वर्क इज इक्वल्स टू था एफ डॉट एस, है ना। ये दोनों वेक्टर्स थे तो हम इनको लिख सकते थे एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो हम वर्क को फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल, इन तीनों की वजह से चेंजमेंट आता है हमारे वर्क में। एफ वेक्टर और एस वेक्टर के बीच में एंगल जो होता है, जैसे मैंने कहा है कि ये वेक्टर एफ है, ये वेक्टर एस है, इन दोनों के बीच में है एंगल थीटा। ठीक है, तो अगर एंगल चेंज होगा तो भी वर्क चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा तो भी वर्क चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो भी वर्क चेंज होगा। तो एंगल की वजह से क्या क्या वेरिएशन थे वो हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में देखे थे। अभी हम देखते हैं कि अगर हमारा फोर्स जो है, वो फोर्स जो है ये दो तरीके का हो सकता है, या तो हम कांस्टेंट फोर्स लगाएं या फिर हम वेरिएबल फोर्स लगाएं। मतलब अगर अब जो हमारे पास वर्क है, वर्क का जो फॉर्मूला था एफ एस कॉस थीटा, तो तुम इतना समझ गए कि एंगल, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, इन तीनों में से कुछ भी चीज बदलेगी तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, वर्क बदलेगा। तो अब ये जो फोर्स है, दिस फोर्स कैन बी कांस्टेंट फोर्स, मतलब अगर हो सकता है किसी बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये होता है कि अगर अभी इस टाइम पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा के ही हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, 10 न्यूटन का ही लगता जा रहा है कंटिन्यूअसली। लेकिन कभी ऐसा हो रहा है कि कोई बॉडी है, उसके ऊपर पहले 10 लग रहा है, फिर 20 लग रहा है, फिर 25 लग रहा है, फिर 30 लग रहा है, तो बदलता जा रहा है। तो वेरिएबल फोर्स है, मतलब टाइम के साथ या डिस्टेंस के साथ, किसी भी चीज के साथ फोर्स जो है वो बदल रहा है। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, केसेस कराऊंगी, उससे तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि कब हमारा बदलता हुआ फोर्स है, कब हमारा कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स भी हो सकता है और वेरिएबल फोर्स भी हो सकता है। तो ये वाली चीज हो गई। तो ये तो हो सकता है, ये मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया, इसको हम रख देते हैं साइड में। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे कि वर्क डन किसी पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, कोई पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, कैसा, कांस्टेंट फोर्स, और वो पार्टिकल जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर वर्क डन क्या होगा, इस कांस्टेंट फोर्स के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, 3 डायमेंशनल स्पेस है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ग्राफ की एक्सेस बनानी पड़ेगी। तो ये मैंने बना ली दो एक्स एक्स। ठीक है, ये बन गई मेरी एक्स एक्सिस और ये बन गई मेरी वाई एक्सिस। अब जेड एक्सिस में शो नहीं कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन अभी देखो यहाँ पे मान लो कि ये एक पॉइंट है P1 और ये कोई पॉइंट है P2। तो कोई पार्टिकल था जो पॉइंट P1 से लेके P2 तक गया। ठीक है, पॉइंट P1 से P2 तक गया, कैसे भी गया, इधर से उधर से, कैसे, ऐसे जाए या ऐसे जाए या फिर सीधे चला जाए, कैसे भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, बस पॉइंट P1 से P2 गया है, इनिशियल टू फाइनल। तो अगर मैं पॉइंट P1 का पोजीशन वेक्टर देखूं तो ऐसे करके मैंने बनाया, ये P2 के लिए पोजीशन वेक्टर बनाया। इसकी एरो क्या बनाएंगे, इसकी एरो ऑब्वियसली ऐसे बनेगी। तो ये मैंने जो एरो बनाई है ये क्या है, ये वाला वेक्टर जो है वो R1 वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर। ये क्या है, R1 एंड R2 वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P1 एंड पॉइंट P2। ये वाली बात, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये बात मैंने तुम्हें किस में बताई थी, मैंने वेक्टर्स में पढ़ाया था। ठीक है, तो इसीलिए अगर यहाँ से शुरू कर रहे हो लेक्चर्स देखना तो पिछले लेक्चर्स भी टाइम निकाल कर जरूर देखना। ठीक है, तो हमारा R1 वेक्टर क्या है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P1, पॉइंट P1। ठीक है, पॉइंट P1, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। पॉइंट P1 का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R1। ठीक है, और R2 क्या है, वेक्टर R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P2। अब ये तो मैं, ठीक है, अभी
हम क्या देख रहे हैं, पोजीशन वेक्टर होता क्या है, एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से शुरू होता है, ठीक है, तो ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से शुरू होता है और किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन बताता है। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि भाई कोई पॉइंट कहाँ पर सिचुएटेड है इस 3 डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है। अच्छा, अब मैंने मान लिया कि पॉइंट P1 जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और z1, ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और P2 के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और z2, ठीक है। x2, y2, z2 P2 के कोऑर्डिनेट्स हैं, x1, y1, z1 किसके कोऑर्डिनेट्स है, P1 के कोऑर्डिनेट्स है। तो हम इन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में अपने इसको कैसे लिखेंगे, अपने r1 वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ये सारा मैंने तुम्हें देखो उसमें सिखाया था वेक्टर्स वाले चैप्टर में, बट फिर से यहाँ पे बता देती हूँ। r1 वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, फिर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। क्यों, x किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग, y1 किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग, z1 कंपोनेंट किसके अलोंग है, z एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता रही हूँ, वेक्टर्स पढ़ लेना एक बार जाके, तो बहुत अच्छे से तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। R2 वेक्टर क्या होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। तो ये हो गए मेरे, मैंने क्या लिख लिया, R1 और R2 वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर मुझे ये बताओ कि R1 और R2 वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर थे, लेकिन अगर पार्टिकल जो है वो P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक पहुंचा है तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका ये हुआ ना, तो आप इंटरेस्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्यों नहीं दिखा रही थी, तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा। तो एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ही है, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए हमें ये पोजीशन वेक्टर चाहिए होते, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनेगा, ऐसे देखो, ठीक है। ये हमने बना दिया अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या है ये हमारा डेल्टा आर, ये क्या हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, P1 से P2 की तरफ, P1 से P2 गई है ना बॉडी, तो इसकी डायरेक्शन भी P1 से P2 बनेगी। तो अब हम अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे, डेल्टा आर कैसे लिखेंगे, डेल्टा आर वेक्टर लिखेंगे हम R2 माइनस R1, जहां पर गई है, ये ध्यान रखना, आर डेल्टा आर की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, P1 से P2 की तरफ है ना, तो P2 वाला पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सारी चीजें मैं पुरानी ही रिपीट कर रही हूँ, ये सारी बातें मैंने उसमें बताई थी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये देखो, इनको ध्यान दो, R1 वेक्टर है, R2 वेक्टर है, अब डेल्टा आर वेक्टर निकालना है। देखो दरअसल क्या होता है, क्वेश्चन में अक्सर तुम्हें ऐसे कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, है ना, या फिर ऐसे ये इस फॉर्म में तुम्हें पोजीशन वेक्टर दे देते हैं, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के, फिर तुमसे वर्क डन पूछते हैं, तब तुम इसी तरीके से करते हो, ठीक है। तो डेल्टा आर निकालेंगे तो क्या होगा, डेल्टा आर कैसे निकालोगे तुम बताओ, डेल्टा आर इक्वल्स टू R2 माइनस R1 करोगे, ठीक है। R2 वेक्टर क्या था, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है, माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे डेल्टा आर वेक्टर के लिए अपने, अब इसमें क्या करना होता है, जब भी हम इस तरह से माइनस कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्स वाले में से माइनस कर दिया, वाई का वाई वाले में से माइनस कर दिया, जेड वालों को जेड वालों में से माइनस कर दिया, ऐसे करेंगे। तो x2 माइनस x1 फिर आई कैप प्लस y2 माइनस y1 फिर जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, सही है। ये ध्यान रखना, ये कई बार तो क्वेश्चन ही इतने आ जाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो, तो मैंने वेक्टर्स वाले चैप्टर में करवाए भी है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, तो है ना। तो अब तुमने ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया है, ठीक है। तो फोर्स वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क इक्वल्स टू था ना एफ एस कॉस थीटा, या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं एफ डॉट एस था। तो अब तुम्हें ये पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, फोर्स। अब मान लेते हैं कि हमारे पास लेट we have a constant force f वेक्टर, ठीक है, जो कितना है, f वेक्टर इज इक्वल्स टू f वेक्टर मैंने मान लो कि a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ठीक है, मैंने ये फोर्स मान लिया, ठीक है। तो अब वर्क कैसे लिखोगे, वर्क इज इक्वल्स टू होता है f वेक्टर डॉट s वेक्टर
ठीक है, तो डॉट वेक्टर करना है। अब ये क्या है, ये एस जो था ना ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यही क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो था, डिस्प्लेसमेंट ही तो था। तो अगर मैं इसको ये वाली चीज ऐसे भी तो लिख सकते हैं डेल्टा आर वेक्टर, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला वेक्टर और ये वाला जो वेक्टर है इनका क्या होना है डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, एक्स आई कैप वालों का मल्टीप्लाई, जे कैप वालों का मल्टीप्लाई, के कैप वालों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो करो आई कैप वालों का मल्टीप्लाई करो, तो ए का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा x2 माइनस x1 से। फिर अब आई कैप जे कैप नहीं लगेगा, ठीक है, क्यों नहीं लगता है बताओ क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो हमें क्वांटिटी मिलती है वो क्या है स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होती नहीं है, तो ये आई कैप जे कैप लगाने का मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो फिर ये जाएगा बी का मल्टीप्लाई करेंगे y2 माइनस y1 से, प्लस सी का मल्टीप्लाई करेंगे z2 माइनस z1 से। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, अब इसको कर दो डब्बे में बंद, क्योंकि ये हो चुका है अत्यंत महत्वपूर्ण फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम आगे इस पे बेस्ड करते हैं क्वेश्चंस। रेडी गाइस? ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन पे अपनी प्रकाश डालो जरा इस पे। क्या कह रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स है, देखो क्वेश्चन में लिखा है एक कांस्टेंट फोर्स लिखा है वर्ड। ठीक है, अब बात आ रही है कि ऐसे आप खास तौर से कांस्टेंट फोर्स पे इतना क्यों नजर डाली जा रही है, अभी तो मैं धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा कि कांस्टेंट फोर्स पे इतना फोर्स क्यों डाला जा रहा है। ठीक है, तो फोर्स क्या दे रखा है, F इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, ये फोर्स गिवन है क्वेश्चन में। एक्ट्स ऑन द पार्टिकल, ये पार्टिकल पे एक्ट करता है जिसकी वजह से वो डिस्प्लेस करती है, मतलब अपनी जगह से हिलती है। कैसे, फ्रॉम दिस, ये इतनी लंबी चौड़ी ये बात लिखी है ना, -1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, है ना, और ये इसका मतलब ये एक पॉइंट के बारे में बात की जा रही है। ये क्या है, ये पॉइंट मान लो पॉइंट P1 मान लो इसे, ठीक है, और ये पॉइंट P2 मान लो, ऐसे करके जैसे अभी जो मैंने समझाया था उसके हिसाब से। तो ये इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे चली गई। ठीक है, जो मैं अभी x1 y1 z1 बोले थे वो ये मान लो, और x2 y2 z2 पॉइंट बताए थे वो ये मान लो। ठीक है, अब बोल रहा है कि वर्क डन बताओ फोर्स का, फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा। तो तुम्हें पता है तुम्हें P1 पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या मिले हैं, -1, 2 और 1। ये बात पक्की रहती है, ये वाला x का ही रहता है, ये y का रहता है, ये z का रहता है ना, ये तो पता होगा। P2 पॉइंट्स जो होते हैं ये है 2 मीटर, नहीं लिख रही हूं मैं बस, -3 और फिर 1, ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब मैं अगर इनसे इनके पोजीशन वेक्टर बनाऊं, ये क्या बना रही हूं मैं पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर लिखूंगी तो -i कैप -1 आई कैप मतलब -i कैप, ठीक है, +2 j कैप प्लस के कैप। ठीक है, 1 को मैंने लिखा नहीं है दोबारा। फिर उसके बाद R2 वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप -3 j कैप प्लस के कैप। समझ रहे हो बात को? अब उसके बाद इन दोनों की वजह से अगर मैं डेल्टा R निकालूं अपना, तो वो कैसे लिखूंगी मैं, ऑब्वियसली R2 माइनस R1। क्यों, कौन सा वाला, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया था तो ये बाद वाला है, इसीलिए इसको मैंने बाद वाला, ये वाला पॉइंट क्या है, बाद का पॉइंट है, ये बाद वाला है जिसमें पहुंचा है वो, इस पे पहुंचा है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये रहा, इसीलिए मैंने इसको R2 रखा है और R2 माइनस R1 करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये नहीं सोचना हमेशा, ये रट के मत रखना कि R2 माइनस R1 ही करेंगे। R2 हम उसे बनाएंगे, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा जिस पॉइंट पर बॉडी फाइनली पहुंच रही होगी, और R1 उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा जिस पॉइंट से बॉडी चली होगी। ठीक है ना, मतलब यहां से चल के ही तो इस वाले पॉइंट से चल के इस वाले पॉइंट पे पहुंची थी। ठीक है, ओके, तो R2 माइनस R1 निकालते हैं, अब डेल्टा R करते हैं। डेल्टा R क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, एक्स एक्सिस वाले में से एक्स एक्सिस वालों को माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, देखो अब ये 2 में से 2 माइनस माइनस का 1, क्या करोगे, 2 माइनस माइनस का 1, ये ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीज है। फिर उसके बाद क्या है, प्लस, फिर क्या करोगे, माइनस का 3 -2, समझ रहे हो ना, फिर उसके बाद फॉर्मूले का प्लस, और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास, ये तो हो गया 3, क्योंकि 2 -1 से प्लस हो गया वो, फिर ये माइनस का 5 प्लस 0। अब ये चीज है, इसको साथ में आई कैप जे कैप भी तो लगाना, आई कैप
-5 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो अगली बार से अब मैं के कैप नहीं लिखूंगी, तो मेरे पास सिंपल हो गया 3 आई कैप -5 जे कैप। देखो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि छोटी छोटी चीज, इसलिए ये चीज थोड़ी सी लेंदी सी लग रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कितना देर में जाके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, लेकिन क्या है कि हमें, मैं अगर अपने आप से करूँ, अपने आप के आंसर निकालने के लिए करूंगी, तो ऑब्वियसली मैं जल्दी कर दूंगी, लेकिन तो मैं समझा रही हूँ इसीलिए छोटी छोटी चीजें पकड़ रही हूँ, है ना। अब हम देखेंगे हमारे पास फोर्स क्या दे रखा है। हमारे पास फोर्स दे रखा है हमें आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो मेरे पास आ गया है, ये और ये, ठीक है, इन दोनों का क्या करना है मुझे, डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा एफ वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। इसका मतलब एफ वेक्टर है आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट 3 आई कैप -5 जे कैप, ठीक है। तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, देखना, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 4 का इधर क्या है, 0, इधर तो 0 के कैप है ना, तो 0 का मल्टीप्लाई करने पे तो कुछ नहीं होने वाला, तो ये 3, और फिर यहाँ पर 3 का इसमें 5 में करेंगे तो माइनस का 15, ठीक है। आई कैप जे कैप हम लगाते नहीं है, ठीक है। 1 का इधर से 3 में मल्टीप्लाई करने पर 3, 3 का मल्टीप्लाई -5 में करने पे माइनस का 15, तो कितना आंसर आ जाएगा, माइनस का 12 जूल। क्लियर है, सिंपल था क्वेश्चन, बस काम कहाँ करना था हमें, यहाँ पर करना था, ये चीज पूछा था, और ये सारी नॉलेज कहाँ की है, वेक्टर्स की नॉलेज है। इसलिए मैंने बताया ना, वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो तुम, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो यूं ही चुटकी में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो जरा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है वो शिफ्ट करता है, मतलब मूव करा है, कहाँ, इस पॉइंट से, ये देखो एक्स भी 0 दे रखा है इसका, वाई भी 0 है, सिर्फ जेड है, और इस वाले पॉइंट तक पहुंचता है, इस वाले पॉइंट तक पहुंच जाता है। अंडर द साइमल्टेनियस एक्शन ऑफ सेवरल फोर्स, बहुत सारे फोर्स लगते हैं, कौन से, एक F1 फोर्स लग रहा है ये, और एक F2 फोर्स लग रहा है ये। तो बताओ वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स, इन दो फोर्सेस की वजह से क्या वर्क डन होगा। तो पहले तो तुम्हें रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट एस। जब भी ये ऐसे आई कैप जे कैप के फॉर्म में आए, आई कैप जे कैप के फॉर्म में भी क्वेश्चन में दिए हो फोर्स वगैरह, पॉइंट्स दे रखे हो, तो तुम्हें क्या करना है, हमेशा एफ डॉट एस वाला यूज करना है। थीटा तो दिया नहीं है, एंगल तो कोई दिया नहीं है, तो तुम कैसे कर सकते हो कि एफ एस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला कैसे लगा सकते हो, है ना, एंगल तो दिया नहीं है, तो फिर हम एफ एस कॉस थीटा ना लगा के एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को यूज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि वेक्टर्स में जैसे करते हैं वैसे करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो दो फोर्सेस दे रखे, तो इसका मतलब मुझे इन दोनों की वजह से क्या करना पड़ेगा, नेट रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो पहले ये चीज यूज करनी है मुझे, ठीक है। अब उसके बाद नेट फोर्स क्या होगा मेरा, नेट फोर्स ऑब्वियसली वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, है ना, यही तो होगा। अब दोनों का वेक्टर को ऐड कर दें, तो पहला वेक्टर क्या है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, फिर उसके बाद प्लस आई कैप -2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये है ना। अब उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दोगे तो एफ नेट लिख देती हूँ मैं, एफ नेट इज इक्वल टू आई कैप वालों में आई कैप वाला ही ऐड करना है, 2 को किससे ऐड करोगे, 1 से, तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ 2 + 1, है ना। आई कैप, यहाँ पे आई कैप लगाएंगे, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आई कैप हटता था, ऐड करने पे तो लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 3 में -2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस का 2, लिख देती हूँ मैं सारा। फिर उसके बाद माइनस का 1 + 2, ठीक है, के कैप। फिर उसके बाद एफ नेट आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 3 आई कैप प्लस 1 जे कैप, तो सिर्फ जे कैप, और फिर ये -1 + 2 यानी कि प्लस के कैप। तो ये आ गया हमारा एफ नेट, ठीक है, क्या आया ये अभी हमारा एफ नेट। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी वजह से हमें अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। अब हम डायरेक्ट निकालेंगे, अब मैं तुम्हें लंबा प्रोसीजर नहीं करूंगी जो अब तक कर रही थी, ठीक है। तो अब मैं डेल्टा आर कैसे निकालूं, सीधा डेल्टा आर कैसे निकाले, अब तुम इमेजिनेशन बनाओ अपनी सीधा यहीं पे कि ये क्या है x1, ये क्या है x2, ये क्या है y1, सॉरी ये क्या है x1, ये क्या है y1, और ये क्या है z1, ठीक है।
तो हम क्या लिख दें, ये क्या है x1, ये है y1 और ये है z1, और ये क्या है x2, ये क्या है y2 और ये क्या है z2। ठीक है, अब हम जब भी अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख रहे थे तो कैसे लिख रहे थे, x2 माइनस x1 आई कैप, ऐसे ही तो लिख रहे थे, y2 माइनस y1 जे कैप, फिर z2 माइनस z1 के कैप, ऐसे ही तो लिखते थे। तो अब तुम देखो जरा, आ जाओ अब लिख लो जरा, x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 0 आई कैप, प्लस फिर y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 0 जे कैप, प्लस फिर 2 माइनस 1 के कैप। ठीक है, तो डेल्टा आर मेरा क्या आ गया यहाँ से, डेल्टा आर मुझे मिल गया यहाँ पर। अब डेल्टा आर क्या मिलेगा, देखो निकालो जल्दी से, डेल्टा आर विल बी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये हमारा आ चुका है भाई डेल्टा आर। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लेके इनका, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लेके इनका क्या कर देना है, डॉट प्रोडक्ट कर देना है एफ वेक्टर और आर वेक्टर का। ठीक है, तो चलो अब वर्क डन निकालने के लिए हम एफ वेक्टर, देखो आंसर मैंने 5 जूल लिख रखा है, चलो बताते हैं आगे, आंसर इसका 5 जूल है। ठीक है, वर्क डन निकालते हैं, यहीं यहीं एक लाइन खींचकर इसी पेज पर निकाल देते हैं, वर्क इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, सॉरी एस नहीं डेल्टा आर लिखती हूँ। ठीक है, तो एफ वेक्टर क्या हो गया, सीधे मल्टीप्लाई करते हैं अब, 3 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 5 जूल। ठीक है, 3 प्लस 1 कैसे आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 1 1 हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 तो 1, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 तो भी 1। ठीक है, तो इस तरह से 5 जूल आंसर आ गया। ठीक है, कैसे करोगे समझ गए इस बात को, ओके। पता है तुम्हें, जब तुम्हारी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये इतना स्टेप भी तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा, तुम सिंपल इन दोनों को सीधा देख देख के ऐड कर दो, सीधा देख के ऐड कर दो, ऊपर से देखते ही आंसर। तो एक बार में ये भी एक बार में आंसर, ये भी एक बार में आ जाएगा, और फिर ये भी 3 लाइन में इस क्वेश्चन को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें जब आती हैं जब आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हो। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, कि वर्क डन ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ये भी एक पार्टिकल है 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है, उस पर वर्क डन बताना है, किसकी वजह से, वेरिएबल फोर्स की वजह से। मतलब अब ये फोर्स जो होगा, फोर्स ही खुद बदलता हुआ होगा, कैसे, अब फोर्स कोई भी है वो कैसे बदल सकता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा हो, है ना, क्यों फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैग्नीट्यूड बदल रहा हो, जैसे कि पहले 10 न्यूटन, फिर 20 न्यूटन, फिर 30 न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना, ऐसे। फिर डायरेक्शन बदल रही हो, जैसे कोई ब्लॉक है, पहले उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, फिर थोड़ी देर बाद जाके उस पर फोर्स ऐसे लगे, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे लगे, फिर फोर्स ऐसे लगे, तो डायरेक्शन उस पर बदले। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि दोनों ही बदले, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जब भी वेरिएबल फोर्स का केस होगा तब तब तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जैसे भगवान कहते हैं ना, जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेगा तो फिर मैं जन्म लूंगा, अवतार लूंगा, वैसे ही जब जब वेरिएबल फोर्स का केस आएगा तब तब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो चलो एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा ये वाला। तो इस पे बेस्ड तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया है, मैं एक्चुअली इसमें पीवाईक्यू अभी इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अदर टाइप क्वेश्चंस कर लें, पीवाईक्यू तो कर ही लेते हैं, है ना, तो इसमें पीवाईक्यू का सेशन हम अलग कर देंगे, लेकिन हम अदर क्वेश्चंस भी, ताकि हमारी अप्रोच में आ जाए। ठीक है, तो अब देखो एक पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है, देखो अब लिखा है, क्या लिखा है, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, अपने आप क्वेश्चन में लिखा होता है, यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा ना कि ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स वर्ड नहीं लिखा। तो एक तो लिखा ही है कि पोजीशन डिपेंडेंट, मतलब एक ऐसा फोर्स जो पोजीशन की वजह से चेंज हो रहा हो, पोजीशन बदलेगी तो बदलेगा, पोजीशन बदलने का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी है वो यहाँ ओरिजिन पे रखी है, फिर उसके बाद अगर वो यहाँ पहुंच गई तो उसका कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पहुंच गई तो यहाँ पे मान लो x1 था तो यहाँ पे ये x2 आ गया, तो अगर वो x1 पे रखी है तो फोर्स अलग है, यहाँ पे है तो फोर्स अलग है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये फोर्स का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, F इक्वल्स टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, यानी कि अगर इसमें x की वैल्यू बदलेगी, x की वैल्यू बदलेगी तो ये फोर्स की वैल्यू बदलेगी कि नहीं बदलेगी, है ना। ऐसे ही जब ये बॉडी जो है वो x1 यहाँ से मूव करके x1 पे आएगी, तो x1 सपोज करो 2 है, फिर उसके बाद x2 पे पहुंच गई, तो यानी कि मान लो कि ये 4 हो गई, तो पहले
x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख रहे हैं, हम इन सब जगह 2 रख रहे हैं, इस पे भी 2 रख रहे हैं, तो फोर्स अलग आएगा। फिर अगर यही x की जगह पे मैं 4 रखूं, इसी x की जगह पे फिर 4 रखूं, तो ऑब्वियसली फोर्स की वैल्यू अलग आएगी। तो इसलिए ये कहने का मतलब है कि ये फोर्स जो है वो क्या है, हमारा पोजीशन डिपेंडेंट है और इस तरीके से वैल्यू बदलती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स हो गया। स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2 kg पे लग रहा है, जिसको ये डिस्प्लेस करता है x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 5 मीटर पे। तो कैलकुलेट करना है हमें वर्क डन। तो एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी वेरिएबल फोर्स होगा तब तब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो वर्क डन इक्वल्स टू ये लगा दो f डॉट ds, इस तरह से। ds मतलब छोटा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरह से। तो वर्क इस तरह ये लिख दिया यहीं पर। अब लिमिट्स लगाएंगे। ऑब्वियसली देखो यहाँ इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, यहाँ पे चेंज किसका है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ डी लगा हुआ है, तो हम लिमिट्स किसकी लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट की। तो अब मैं इंटीग्रेशन की डीप डेप्थ में नहीं जाऊंगी, मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया हुआ है, उसको देख लेना। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 से लेके 5 तक की लिमिट लगाएंगे। f की वैल्यू रखेंगे 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर डॉट ds। ठीक है, अब डी एस, अब मैंने देखो यहाँ पे एस वर्ड यूज कर लिया था। अब मुझे एस क्यों नहीं करना, क्योंकि मुझे एक्स वर्ड यूज करना चाहिए था। क्यों, क्योंकि मेरे देखो एस भी डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, जो एस टर्म है ये भी डिस्प्लेसमेंट है। टर्म यूज करने वाली बात है ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एस टर्म भी यूज करते हैं, एक्स टर्म भी यूज करते हैं। अब क्वेश्चन में तो एक्स टर्म यूज किया था, वो बात अलग है कि हम लोगों ने तो अपने फॉर्मूला में हमेशा एस यूज याद करके रखा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक्स दिया है तो तुम्हें एक्स लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई फोर्स जिस पे डिपेंड हो रहा है ना, वो चीज ही यहाँ पे आनी चाहिए। पहली ये इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, यही हम इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं। तो फिर अब हम करते हैं आगे सॉल्व इसको। तो पहले तो हमें इसका इंटीग्रेशन ही सॉल्व कर लेती हूँ मैं, सबका बारी बारी से सबका करते हैं। तो ये 7 का 7x हो जाएगा, 0 से लेके 5 तक की लिमिट। ठीक है, फिर माइनस 2x स्क्वायर बाई 2, 0 से 5 तक की लिमिट, प्लस 3x की पावर 3 अपॉन 3। क्या करते हैं, जो पावर होती है, ठीक है, जो पावर होती है उसमें क्या करते हैं, जैसे इसकी पावर क्या थी, x की पावर क्या है 1, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन, और जो पावर है हमारी उसी को नीचे ले आते हैं। ठीक है, एक पावर बढ़ाकर ऐड कर देते हैं, पावर बढ़ जाती है और वही वही चीज से नीचे डिवाइड करते हैं। तो मैं अगर सिंपल टर्म्स में लिख दूं कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही मैंने किया है। ठीक है, तो इन सब की लिमिट्स लगाएंगे अभी 0 से 5 तक। अब देखो 7x इसकी लिमिट्स है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, अभी थोड़ा सा और है। ये जो है देखो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो एक्स स्क्वायर इसकी एक्स क्यूब 0 से 5 तक। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि यहाँ पर 7x, x की जगह पे हम पहले अपर लिमिट, ये क्या होता है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट। तो पहले x की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक है, तो 7 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 0, यहाँ तो 0 है इसलिए ये टर्म हट जाएगा, लेकिन हमें रखना पड़ता अगर यहाँ पे अगर कोई और वर्ड होता। तो अब मैं हटा दे रही हूँ, इसकी नीड नहीं है, तो बस ऊपर वाली ही लिमिट रखनी है। तो x की जगह पे 2, एक्स की जगह पे 5 रख दिया, तो 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 माइनस 5 5 जो 25 प्लस 125। ठीक है, 5 5 जो 25। अब देखो जरा कितना आंसर आ रहा है, 35 में से 25 जाएगा तो 10 बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 135 जूल। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये अल्टीमेटली क्वेश्चन किसका था, क्वेश्चन था वर्क एनर्जी पावर का, लेकिन कॉन्सेप्ट सारा कहाँ का था, बेसिक मैथमेटिक्स का। तो बेसिक मैथमेटिक्स वेक्टर्स और यूनिट डायमेंशन तो कर लेना, और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और जितना उसमें पढ़ाया है ना, बता रही हूँ उससे ज्यादा नहीं पढ़ना कुछ भी, इतनी गारंटी लेके देती हूँ मैं। तो इसलिए ये जो लेक्चर है इसकी प्लेलिस्ट में जाओ और देखो, और ये सारे चैप्टर्स अपने कंप्लीट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक फोर्स है। अब देखो ये कैसा फोर्स है, k अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो के अपॉन एक्स स्क्वायर के बारे में भी बताया, k क्या है,
के एक कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट है, देखो लिखा है ना एंड में, के इज द पॉजिटिव कांस्टेंट। एक्स क्या है, एक्स ये एफ इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फोर्स है, ये किसी पार्टिकल पे एक्ट करता है जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। हमें वर्क डन निकालना है बाय दिस फोर्स जो कि पार्टिकल को डिस्प्लेस करता है एक्स इक्वल्स टू प्लस ए से लेकर एक्स इक्वल्स टू प्लस 2a तक। तो अब तुम्हें इतनी पता चल गई कि ये जो फोर्स है भाई वो वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो क्या करोगे, वेरिएबल है तो क्या करोगे तुम, इतनी बात पक्की है कि जब वेरिएबल है तो फिर हम क्या कर लेंगे भाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो फिर अब चलो वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, एक्स लिखेंगे, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स के टर्म्स में लिखा है। तो वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लगाओगे, कहाँ से कहाँ तक की लिमिट्स है इसकी, प्लस ए से लेकर प्लस 2a तक की लिमिट्स है। फोर्स की वैल्यू रखोगे, फोर्स की वैल्यू क्या रखोगे, माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर डी एक्स, ठीक। फिर उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, तो माइनस के तो कांस्टेंट है तो के ही रहेगा। अब ये क्या है, एक्स जो है, एक्स स्क्वायर जो है, एक्चुअली ये ऐसे ही तो है, एक्स की पावर -2 है ना। तो मैं इसको अगर इसका इंटीग्रेशन लूँ तो कैसे लिख सकती हूँ मैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे लिख सकती हूँ, एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, है ना। देखो यहाँ पे मैं एक्स लिख देती हूँ, एक्स की पावर -2, यहाँ पर ये तो चीज हटा देती हूँ ना, डॉट डी एक्स, और ये अभी इंटीग्रेशन है प्लस ए से लेकर प्लस 2a तक। फिर हम यहाँ पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास ये हो गया माइनस के एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और इस पूरे के ऊपर लिमिट्स लगेंगी प्लस ए से लेके प्लस 2a तक की, ठीक है। तो माइनस के एक्स की पावर -1 अपॉन -1, अब तुम देख सकते हो कि इस वाले माइनस से इस वाला माइनस कैंसिल, और ये एक्स की पावर -1 है, इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं, के अपॉन एक्स, ठीक है, के अपॉन एक्स। ये मेरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो क्या है, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, के अपॉन एक्स, ओके। अब इसकी अभी मुझे क्या करनी है, लिमिट्स लगानी है, ठीक है। इसकी लिमिट्स लगाएंगे हम कहाँ से, ए से लेकर 2a तक की हम इसकी लिमिट्स लगाएंगे, ठीक। अब आगे देखो, अब हमें क्या करना है, इसकी लिमिट्स लगानी है, हम लिमिट्स लगा के सॉल्व करना है। तो लिमिट्स लगा के जब सॉल्व करेंगे, सीधी लाइन नहीं हो रही है, ओके। अब देखो तुम, वर्क की लिमिट्स लगा के सॉल्व करेंगे हम, तो फिर क्या आती है कंडीशन हमारे पास, इसको एक और पेज ऐड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या रहेगा, अब तुम अपर लिमिट लगाओगे पहले, ठीक है, तो क्या लिखोगे, के अपॉन 2a, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, तो के अपॉन a। अब इसमें से अगर मैं के अपॉन ए भी कॉमन ले लूँ तो क्या बचा, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1, तो फिर क्या हो जाएगा, 1/k, और अंदर क्या बचा, माइनस का 1/2, यानी कि ये हो गया आंसर -k/2a। दिस इज द वर्क डन, ठीक है, दिस इज द वर्क डन। कितने ब्यूटीफुल तरीके से हमारे पास वर्क डन आ गया है, अरे दिख रहा है, हाँ, -k/2a, तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। अभी इतना आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा तुम लोग। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे वर्क डन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि हमें अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है, तो हम उससे कैसे समझेंगे कि हमें वर्क डन निकालना है, कैसे वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। तुम्हारे सामने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बना आएगा बस, अब तुम्हें ये सोच के बताना है कि वर्क डन कैसे निकाले, ठीक है। तो अभी तक तुमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से कैसे कैसे वर्क डन निकाले, अभी तक तुमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े पहले तो ये समझ लो। तो अभी तक तो तुमने पहला फॉर्मूला पढ़ा कि F इक्वल्स टू एफ डॉट एस, ठीक है, फिर उसको एफ एस कॉस थीटा कर देते थे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला तुम खूब आराम से यूज कर रहे थे जब एंगल वाली बात दे रखी थी, जब एंगल चेंज हो रहा था तब। फिर उसके बाद तुमने कांस्टेंट फोर्स वाला केस पढ़ा, कांस्टेंट फोर्स वाला केस, तो कांस्टेंट फोर्स के केस में तुम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे थे। फिर उसके बाद जब वेरिएबल फोर्स का केस आ गया, वेरिएबल फोर्स का, तो वेरिएबल फोर्स के चक्कर में तुमने लगाना पड़ा वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करते थे एफ डॉट ds का, और S1 से लेके S2 तक की लिमिट्स, ठीक है।
अब अगर x दे रखा हो तो यहाँ पे x, यहाँ पे भी x1 है, यहाँ पे भी x2, ठीक है। तो ये तो इतना सा पड़ा है बस, इतना सा, 2-3 फॉर्मूले, ठीक है बस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है दो। अभी तुम सोचो, एक बात सोचो, ये अगर मैंने कहा कि ये ग्राफ है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है। तुमने अगर मेरे से बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा हो तो तुम्हें एक बात पता होगी कि मैंने तुमसे ये कहा था कि कभी भी ग्राफ सामने आए तो हमेशा दो चीजें देखनी होती हैं, ठीक है। जैसे अगर तुम्हारे हाथ में पैसे आए तो तुम्हारे माइंड में क्या आता है? तुम्हारे माइंड में दो ख्याल आते होंगे, या तो मैं इसे खर्च कर दूं या फिर मैं इसे कहीं बचा लूं। बचाने का ख्याल आता है कि सिर्फ खर्च करने का ही ख्याल आता है? मतलब कुछ भी ले लो, कि हम जैसे मान लेते हैं पैसे पैसे आए मेरे हाथ में, मेरे माइंड में दो ही तो ख्याल आएंगे, या तो हम खर्च कर दें या फिर बचा लें। वैसी चीज है कि ग्राफ सामने आया तो दो ही ख्याल आने चाहिए, स्लोप या फिर एरिया, स्लोप या फिर एरिया, बस स्लोप और एरिया। अब अगर स्लोप की बात करते हैं तो ग्राफ ये वाई एक्सिस पे कौन है? एफ। एक्स एक्सिस पे कौन है? एस। तो अगर स्लोप की बात करते हैं तो जैसे मान लो ये ब्लू येलो कलर की लाइन से जो मैंने दिखाया है वो मैंने ग्राफ बनाया, तो अगर मैं स्लोप देखूं तो ऑब्वियसली मैं इसका क्या देखूंगी, ये जो ग्राफ है ये मतलब ये वाला जो ग्राफ है इसका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, ठीक है, इसका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, इस एंगल का टेन थीटा, दिस इज द स्लोप। यही चीज तो स्लोप होती है। तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होगा? टेन थीटा। और थीटा, व्हाट इज थीटा? जो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होता है, दैट इज द थीटा, ठीक। अब बात करते हैं टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा इज ऑब्वियसली परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके हिसाब से ये जो ट्राइंगल बना, तो ये परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस है? यही वाली, तो यानी कि फोर्स। और बेस क्या है? ये, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। क्या फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट करके कोई क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है पूरी फिजिक्स में? कुछ नहीं है, घंटा नहीं मिलने वाला तुम्हें कुछ यहाँ से, ठीक है। तो फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिर हमने देखा कि अरे यार स्लोप से तो कुछ नहीं मिल रहा, तो एरिया से ही देख लेते। तो अगर फोर्स और एरिया के बीच, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है, और ये ग्राफ है, येलो वाला ग्राफ है, अगर एरिया देखना है तो ऑब्वियसली तुम इसके अंदर का ये सारा मैटर ही तो देखोगे, एरिया। अभी मैं तुमसे कहूंगी ये ऐसे करके एक स्क्वायर है, इसका एरिया निकालो, तो तुम क्या कहोगे? अरे आप मुझे कम से कम दो साइड्स बता दो, तो तुम बता दोगे। तो तुम क्या करोगे, एक ये ब्रेथ हो गई और ये लेंथ हो गई। अब मैंने तुम्हें अगर लेंथ और ब्रेथ बता दी तो तुम अपने आप लग जाओगे ना एल इंटू बी करने के लिए। इसका मतलब कोई दो साइड्स का मल्टीप्लाई करना पड़ता है तब जाके एरिया आता है, ठीक है। तो तब जाके एरिया आता है। तो ये अगर मैं इसका इतना पोर्शन ही पकड़ लूं, इतना पोर्शन पकड़ लूं इतना, ठीक है, जो मैंने स्क्वायर सा बनाया, तो इसके लिए ये वाली साइड पकड़ोगे और फिर इसके लिए ये वाली चीज चाहिए। तो इसका मतलब ये एफ है, ये एस है। तो इसका मतलब एरिया हमेशा कैसे निकलता है? एरिया निकलता है हमेशा एफ इंटू एस करके ही तो निकलेगा। और एफ इंटू एस, इंटू मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला इंटू नहीं है, ये मतलब मल्टीप्लाई वाला मल्टी। तो क्या है ये? इसका मतलब इससे तुम्हें क्या मिल सकता है? हाँ, इससे वर्क मिल सकता है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हमें वर्क हमेशा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के एरिया से ही मिलेगा, ठीक है, स्लोप से कभी भी नहीं मिलेगा। और कभी भूल जाओ कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैंने तुम्हें तरीका बता दिया कि कैसे तुम पता कर सकते हो। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फोर्स है एफ, एक्ट करता है किसी पार्टिकल पे, मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, कोई पार्टिकल जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और वेरीज विद डिस्टेंस एज शोन इन द फिगर, ये ग्राफ बना रखा है। फाइंड द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर। 12 मीटर के डिस्प्लेसमेंट में इसका बताना है। तो देखो 0 से लेके 3 मीटर तक, इस पे यहां तक ये था कंडीशन, ठीक है। तुम्हें कहां तक? 12 मीटर के डिस्प्लेसमेंट तक बताना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो बताओ क्या कर सकते। अब वर्क डन पूछा है तो भाई किस पे नजर जाएगी हमारी? एरिया पर। अब किसका एरिया निकालना है? कि ये सारा एरिया निकालें? क्या ये सारा एरिया निकालें? हाँ या ना? अगर हाँ तो गलत है। क्यों? क्योंकि देखो तुम 0 से लेके 3 तक के लिए देखो, यहाँ पे डैश डैश करके लाइन बनाई है, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स था ही नहीं। तो 0 से लेके 3 तक फोर्स ही 0 है। मतलब अगर तुम 0 से लेके 3 तक के पोर्शन की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है? फोर्स क्या है? 0। और फोर्स 0 तो वर्क 0 है कि नहीं? तो इसका मतलब वर्क इतने ही पोर्शन का निकलना है। यहाँ का एरिया निकालो और फिर उसका एरिया निकालोगे तो वर्क आएगा। तो अब देखो वर्क का एरिया कैसे कैसे निकलेगा। तो हम क्या करेंगे
कि ये वाला एरिया निकालते हैं पहले ये, ठीक है, ये वाला एरिया निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे? तो ऑब्वियसली तुम्हें क्या चाहिए, ये वाला बेस, ये वाली चीज, जो कि कितनी हो जाएगी, 7 में से 3 माइनस करोगे, देखो इतना पोर्शन चाहिए तुम्हें, 7 में से 3, और ये वाली हाइट चाहिए जो कि कितनी होगी, 2, क्वेश्चन में दे रखी है ना 2, न्यूटन में है। यहाँ 7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये मिल गया 4 और 2, तो ये एरिया आ जाएगा 4 इंटू 2 यानी कि 8, ठीक है, और न्यूटन मीटर। अब उसके बाद बाकी दूसरा पार्ट हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया निकालते हैं, ये वाला एरिया निकालते हैं। तो ये क्या है, मेरा ट्राइंगल है, तो क्या होता है हाफ, बेस क्या होगा, ये वाला ये बेस होगा। बेस कैसे निकालेंगे, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 7 गए तो 5। हाइट कितनी है, 2, ऑब्वियसली ये वाली हाइट है ना, ये 2, तो ये बचा 5 न्यूटन मीटर। अब क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे सारा, तो नेट एरिया क्या आ जाएगा मेरे पास, 8 + 5 यानी कि 13 जूल, ना मेरा जूल, ना मेरा जूल नहीं 13 जूल, ठीक है। दिस इज द आंसर, नो, हेंस प्रूव्ड, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, फॉर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ शोन इन द फिगर, है ना, वर्क डन बाय द फोर्स जो कि x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर से x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर तक का बताना है। तो यानी कि इस जगह से लेके यहाँ तक का बताना है। तो ग्राफ है कहाँ कहाँ, ये देखो ये ग्राफ चल रहा है, ये ग्राफ चल रहा है, ठीक है, दिस इज द ग्राफ। तो इसका ये सारा एरिया, ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा और ये वाला एरिया, ठीक है। तो चलो अब सारा एरिया निकालते हैं। तो पहली चीज तो तुम्हें क्या करनी है, ये वाला एरिया देख लो, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी, ये पॉजिटिव एरिया है, यहाँ पर क्या है, फोर्स जो है ऊपर की तरफ है, देखो पॉजिटिव में, यहाँ पर क्या है, फोर्स नेगेटिव है, नेगेटिव में है, इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन बदल गई होगी, चेंज हो गई होगी, अपोजिट डायरेक्शन कर दी होगी, ठीक है। और उसके बाद ये वाला फोर्स है, तो तुम्हें अब सारे फोर्स कैलकुलेट करने हैं। तो अब मैं तुम्हें ये नीचे वाला फोर्स कैलकुलेट करके बताऊं तो कितना होगा, बताओ। ये इधर से हो गया ये 1, 4 - 3 किया तो 1, और ये आएगा 20, तो यानी कि 20 इंटू 1, ये भी कैसा, माइनस का, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसकी बात करते हैं तो ये कितना आएगा, देखो दो तरीके हैं इसको करने के, तो मैं ना इसको ऐसे करके या तो ऐसे स्प्लिट कर लो, है ना, और फिर इतने का पोर्शन का अलग निकाल लो। तो मैं क्या कर रही हूँ, इतने पोर्शन का निकालती हूँ, इतने पोर्शन का कितना होगा, 1 इंटू 20, 1 इंटू 20, और फिर ये वाले पोर्शन का कितना आएगा, 1 इंटू 10, ये सारा क्या है, प्लस में है। ये वाला कितना आएगा, ऑब्वियसली 1 इंटू 10। तो मेरे पास नेट वर्क डन कितना आएगा, नेट वर्क डन, वर्क डन, नेट वर्क डन विल बी 1 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 20, ठीक है, 1 इंटू 10, 1 इंटू 20, 1 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 20, फिर माइनस का 20 इंटू 1, फिर प्लस 1 इंटू 10, ठीक है, 1 इंटू 10। तो ये हो गया कितना, देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, फिर बचा क्या मेरे पास, 20 बचा, क्यों, ये एक 10 ये और एक 10 वो, तो ये हो गया 20। अब तुम देखो जरा एक चीज ध्यान देना, फोर्स तुम्हें कैसा दे रखा है, डाइन में, डिस्टेंस कैसे दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो इसकी यूनिट क्या होगी, या तो तुम डाइन सेंटीमीटर लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो 20 अर्ग, ठीक है, 20 अर्ग। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक फोर्स है एक्टिंग ऑन द पार्टिकल वेरीज विद टाइम विद द पोजीशन x, ये फोर्स टाइम के साथ इस तरह से ये वेरी कर रहा है, इन दोनों का ग्राफ दे रखा है, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम, मतलब हमें वर्क डन पता करना है अगर हम पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम x इक्वल्स टू -2 मीटर से x इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मतलब जब पहला वाला पार्ट सॉल्व करना है तो तुम्हें ये वाला ग्राफ देखना है, मतलब ये वाला ग्राफ, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे, ये वाला ग्राफ देखेंगे यहाँ से, तो इसका मतलब मुझे इस एरिया की जरूरत है ना, एक्स एक्सिस के साथ
टच कराते हुए, ये एरिया ये। तुम्हारे मन में आ रहा हो कि अरे आपने ये क्यों नहीं लिया, ये इसलिए नहीं लिया, क्या है ये वाली एक्स एक्सेस नहीं थी, एक्स एक्सेस तो ये थी ना, है ना। ये वाला अगर हम ले रहे होते तो ये तो वाई एक्सेस के साथ बनाना हो गया था, हमें ये वाला लेना है, इस वाले एरिया, ठीक है। तो इस वाले एरिया को लेना है, तो अब ये एरिया कितना होगा, बताओ कितना एरिया होगा। बेस इसका कितना है, ये 2 है, ठीक है। हाफ ट्राइंगल है ना, तो हाफ बेस कितना है -2 इंटू हाइट कितनी है 10, ये रही, है ना। तो ये आ गई और -2। अब देखो यहाँ पर पहले अभी इसको ऐसे लिख देते हैं, वैल्यूज रख देती है, फिर मैं प्लस माइनस बताऊंगी तुम। तो बेस हो गया 2 और हाइट हो गई 10, ठीक है, हाइट ये वाली। तो ये आंसर आ गया 10। अब ये प्लस का होगा कि माइनस का होगा, ये कैसे पता करेंगे, मतलब फर्स्ट पार्ट जो है जिसमें हमने एरिया जो लिया है दैट इज 1/2 इंटू 10 किया है, और जो कि हमारा 10 आया। अब मैं ये माइनस का है क्यों कह रही हूँ, एक बार सोचो कि फोर्स कैसा है, नेगेटिव में। एक तो पहली बात क्या है, फोर्स नेगेटिव में। अब तुम कहोगे अरे नहीं 2 भी तो -2 था, तो आप जब यहाँ पे -2 रखोगे और फिर ये -10 रखोगे तो फिर तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का हो जाना चाहिए। नहीं, एक्चुअली क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो कहाँ से कहाँ हो रहा है, -2 से 0 की तरफ, तो -2 से 0 की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट इसका पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव है। कैसे, -2 टू 0, -2 से लेके 0 की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव है। अब सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट जो है ये वाला, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 से लेके 2 सेंटीमीटर की तरफ हो रहा है, सॉरी 2 मीटर की तरफ, ये वाला एरिया निकालेंगे। तो ये एरिया ऑब्वियसली हाफ, बेस 2 रखेंगे, हाइट 10 रखेंगे। अगेन ये भी 10 जूल ही आएगा, है ना, ये भी 10 जूल। तो फिर सेकंड वाले पार्ट का भी एरिया क्या है, वही चीज है, वैल्यू नहीं बदली है, 1/2 2 इंटू 10, यही करना है। पर ये 10 है, अब ये कैसा होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो एक बात देखो, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर ही की तरफ, 0 से लेके 2 की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, बट फोर्स भी पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव था, सॉरी यहाँ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, बट फोर्स जो है वो फोर्स नेगेटिव था, ठीक है। यहाँ पर फोर्स पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है। कहां से, 0 टू +2, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए क्या क्या आंसर होंगे, तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, दिख रहा है ना। अब इसके बाद हमें पढ़ना है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। तो स्प्रिंग ब्लॉक, तो ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, कल समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कराऊंगी, तो जिसके स्प्रिंग से रिलेटेड डाउट रहता है ना, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो मैं बहुत अच्छे से समझ आएगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का कॉन्सेप्ट कल। तो कल आगे का करेंगे, इस लेक्चर को यहीं तक करते हैं। इसलिए तुम अब कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स और ग्राफ वाले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ट्राई कर लेना, ठीक है। इसको नोट्स बनाना है, 9 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, तो जितना कंप्लीट कराया जाता जा रहा है उतने उतने क्वेश्चंस भी साथ साथ करते जा रहे हैं, ओके। तो कैसा लगा, तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, सब कुछ प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, है ना। अब यहाँ तक अगर लेक्चर देखते हुए आए हो तो डेफिनेटली तुमने चैनल सब्सक्राइब किया ही होगा, है ना, क्योंकि इतना लंबा लेक्चर देखने के लिए पेशेंस चाहिए, है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड तुम्हारा तुम्हारा जो लव है मेरे लिए, कि हाँ, तो मतलब उसी की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है, उसी की वजह से मैं इतने हेक्टिक शेड्यूल में से टाइम निकाल के सब चीज़ें मैनेज कर पाती हूँ। तो थैंक यू फॉर मेंटेनिंग दिस लव फॉर मी। तो चलो, अब इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।